बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो लाइट एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रेकफास्ट से करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके दिन के लिए। जब आप एनर्जाइज्ड वे में अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो आपके जो अगले टास्क हैं, आने वाले दिन के जो टास्क हैं, वो ऐसे तरीके से हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपने दिन को प्लान किया करें, चंक्स में डिवाइड किया करें कि आज हमने अपने ये फ़लाँ टास्क करने हैं, और अगर वो टास्क आप कंप्लीट कर लें तो अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि जब आप अपने आप को शाबाशी देंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आपका काम करने का दिल करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि हमने अब पढ़ाई कर ली है, कंप्लीट कर ली है, हमने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, अब हमने किस करियर को ऑप्ट करना है। हमने प्राइवेट सेक्टर में जाना है या हमने गवर्नमेंट सेक्टर को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी एक ऐसा मरहला होता है जिसमें हर शख्स जो है वो आपको सलाह देता है, हर शख्स आपको मशवरे देता है, लेकिन ठीक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद बिलाल साहब, जो कि वन पेपर एक्सपर्ट हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एक्सपर्ट हैं। बहुत से लोगों को इन्हें गाइड किया, बहुत से इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त ग्रेड 16, ग्रेड 17 में सर्व करें। ख़ुद सर जो हैं वो लेक्चरार हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो सलमान ज़मीर साहब हैं, जो कि एंकर पर्सन हैं और रिपोर्टर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं। सलमान से आज हम बात करेंगे कि मुल्तान में जो आवाम की फ़लाह के लिए काम किए जा रहे हैं, क्या आवाम उन कामों से मुतमईन भी है या नहीं। तफसीलन आज के प्रोग्राम में इन दोनों मौज़ूओं पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बिलाल साहब, हम हमेशा जो है वो अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट से हमेशा ये पूछते हैं कि आपके दिन का आगाज़ किस तरह आप करते हैं, आपकी रूटीन क्या होती है। ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाएं, एज अ टीचर आप क्या बताते भी हैं स्टूडेंट्स को, और आप अपनी क्या रूटीन फॉलो करते हैं दिन में? नहीं, जैसे आपने अपने इंट्रो में तज़किरा किया है कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आप एनर्जाइज रहते हैं और अपने दिन को प्लान करें कि भाई आज मेरे ये टास्क है और उनके ऊपर पूरी अपनी कमिटमेंट लगाएं, पूरी एफर्ट लगाएं, और अगर उनमें से कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसके ऊपर अपने आप को लाजमी मोटिवेट करें। तो ये बड़ी बेहतरीन बात आपने की है। इसी तरीके से मैं भी अपने शेड्यूल को, अपनी रूटीन को कैरी करता हूँ। अच्छा सर, आप अपने तफसीलन जो है अपने मौजू की तरफ चलते हैं। वन पेपर एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ज़रा हमें समझाएं इसमें और जो CSS है, PMS है, इनमें फ़र्क क्या है? एक्चुअली साउथ पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली कि पाकिस्तान के अंदर 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पर मुश्तमिल है, जो 18 से 35 साल के लोग हैं, और इन लोगों में ज़्यादातर लोग जो है वो ग्रेजुएशन भी करते हैं। तो मुकाबले का इम्तिहान ये होता है, पंजाब जैसे हम बात करें तो 48 डिपार्टमेंट्स हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो उसको ये तमाम डिपार्टमेंट्स रिक्वेजिशन भेजते हैं कि हमें इतने बंदे रिक्वायर्ड हैं। तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं फिर इन सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट PPSC जो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका इम्तिहान कंडक्ट करता है, और इस तरीके से जो है वो बच्चे उसकी नौकरी हासिल सर, ये एक वाहिद इदारा है, क्योंकि हम सुनते हैं OTS है, NTS है और इस तरह के बाकी दीगर इदारे भी तो मौजूद हैं, तो वो फिर किस तरह के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते हैं? तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने तज़किरा किया 48, उनके तो ये कंडक्ट करेंगे, बाकी होते हैं मिनिस्ट्रीज़, ओके, और इनकी जो सब्सिडरीज होती हैं उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए या कोई इदारा है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो खुद से कंडक्ट कर सकता है, उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं। वरना अदरवाइज़ तमाम डिपार्टमेंट्स के हवाले से ये एक प्रेसिडेंट है और ये रूल्स हैं कि भाई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास मामला जाने, और वो वाहिद इदारा है जो रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पंजाब के अंदर। तो वो ये करता है, तो उसका एक जर्नल सा पैटर्न होता है, उसके ज़रिए से कंप्लीट प्रेपरेशन कैंडिडेट करके उसकी सीट हासिल कर सकता है। अच्छा सर, पहले ही एक मुश्किल सवाल आपसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम तैयारी का भी समझेंगे और हमने किस तरह जो है वो डिवाइड करना है, अपना प्लान करना है, मोटिवेटेड किस तरह रहना है। एक तासुर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, एक तासुर ये होता है कि शायद जी सीटें बिक गई हैं और जी करप्शन हो गई है, इसमें इम्तिहान में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसा तासुर है या ये मिथ्स हैं या वाकई ऐसा हो जाता है? और अगर कोई बच्चा क्लियर कर भी जाता है, इंटरव्यू स्टेज में चला जाता है, तो उस वक्त फिर कोई सिफारिश वगैरह भी हो जाती है? तो इन सारे अनासिर का ज़रा जवाब दीजिएगा तफसीलन। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये तासुर है, और कहते हैं कि अगर कोई बात हो रही है तो देयर इज़ अ स्मोक इन द फायर, तो कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो लेकिन अगर हम ये कह दें कि भाई पूरा का पूरा चीज़ इस तरीके से है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 8 साल से इस फील्ड के अंदर मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इसमें मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद रिकमेंडेशन ली, 8 साल से इदारे में पढ़ा रहे हैं, हज़ारों बच्चों को देखा जो मेहनत कर रहे हैं। अब
किसी एक की जब इस रूट के थ्रू हो जाती है तो वो इसको बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करता है, और हमारे लोगों का थोड़ा शॉर्टकट का तरीकाकार होता है, तो इसलिए ये बात ज़्यादा फैल जाती है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके का कोई मामला है। अगर ये कोई मामला हुआ भी था तो उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी, इदारे सब एक्टिव हुए थे बैक इन 2021, और सारा ये लीकेज स्कैंडल आया था और उसमें सारी रेक्टिफाई कर ली गई थी चीज़ें। तो अब तो बड़ा ही शफाफ तरीका है, एक ही जगह पेपर प्रिंट होता है, एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बड़ा मैकेनिज्म है, उसके SOPs हैं, और जो मेंबर्स होते हैं उनको आप परसुएड कर ही नहीं सकते। तो अगर वो उसका पूरा 18 लोग हैं वही इंटरव्यूज लेने हैं, और वो 60 साल की उम्र से ऊपर लोग हैं वो, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अरबों रुपया कमा लिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें देख ली हैं, उनको इस तरीके का नहीं मैनिपुलेटिव से इतना आसानी से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इस मेंबर के पास इंटरव्यू, बिल्कुल आपको तो पता ही नहीं है कि किस मेंबर किसके, आपको पता ही नहीं, आप कैसे उसे सिफारिश लगाओगे। तो ये बस अपने आप को डेविएट करने का एक तरीका है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो इन्हीं चक्रों के पीछे लगे रहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई शायद हमारा कोई जुगाड़ लग जाए, और अपनी ज़िंदगी के कीमती 4-5 साल ज़ाया कर देते हैं। अच्छा सर, तकरीबन 22 से 23 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होता है। अभी हम जो बैचलर्स BS की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि किन तरह के स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आना चाहिए, और किन तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी स्किल्स या प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना चाहिए? इसका मैं थोड़ा सा आपके सामने स्टैट्स आपको बताना चाहूँगा कि एवरी ईयर पंजाब के अंदर जो है 2 से 5 लाख के करीब जो है लोग ग्रेजुएट होते हैं। ओके। और PPSC के थ्रू जो जॉब्स हैं इनकी तादाद 2000 है। ओके। 2000, 3000, 4000 मैक्सिमम, क्योंकि एजुकेटर की जॉब नहीं आ रही, वो जॉब्स होती हैं 1 लाख आ गई, तो उसके अलावा तो यही हैं 4000, 5000 जॉब्स। तो नो डाउट कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सैचुरेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? सैचुरेशन उस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पर अगर जॉब्स आ गई हैं और बहुत सारे लोग नाकाम हो गए हैं, यहाँ पर बाज़ औक़ात सीट्स खाली चली जाती हैं। यानी नो डाउट कैंडिडेट 1-1 लाख भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है कि कैंडिडेट की सीट्स वापस चली जाती हैं कि उन्हें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। तो बच्चों को चाहिए कि वो इस तरफ आएँ और इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करें। जैसा कि आपने तज़किरा किया कि अगर एक कैंडिडेट है वो 20 साल की उम्र में ADA एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर लेता है, तो उसको चाहिए कि वो साथ ही 1 पेपर की अपनी प्रेपरेशन करना शुरू कर दे, क्योंकि CSS जो है वो एक जर्नी है, उसके अंदर 3 साल 4 साल लग सकते हैं। तो हमारे लोग जो है ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं, तो इनको जल्दी 1 साल के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए होते हैं। तो 1 पेपर एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से 1 साल के अंदर अंदर आपको नौकरी मिल सकती है। राना सलमान साहब, आपने सारी गुफ्तगू की शर्की सुनी। पहले तो खुशामदीद आपको आज के प्रोग्राम में, आपका बाकायदा जो है वो मैंने तारुफ करा दिया था, लेकिन सलाम मैं आपसे करना भूल गया, उसके लिए मुझसे माजरत। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आपके हाथ में बैनुला मैं देख रहा हूँ, बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप, और आज इतनी थकावट, और मुझे पता है आप रात को जी हॉस्पिटल में थे, तो ज़रा मुझे पहले वजह समझाएं कि आज सुबह आप किस तरह दफ्तर में आ गए, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है काम करने की? काम करने की मोटिवेशन ये है कि हम सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको पता है कि हम एंकर्स जो है ना, हमारी रूटीन बड़ी टफ होती है। बिल्कुल। और हमें ये नहीं पता होता कि हमने प्रोग्राम करने निकले हैं तो आगे हालात क्या होंगे, और 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है उसके पीछे तकरीबन 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है। बिल्कुल। और मौसम तब्दील हो रहा होता है, हम उससे भी लड़ रहे हैं। हम जहाँ पर जा रहे होते हैं वहाँ पर हम हालात को दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ के सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, वहाँ कौन कौन से जरासीम होंगे। लाइक अगर हम सेवरेज पे जाते हैं, कहीं किसी बीमारी के लिए जाते हैं, जैसे हम सैलाब के अंदर भी गए, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर किस किस्म की बीमारियाँ होंगी। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो उन बीमारियों से लड़कर अब उनके पास इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो चुका है। बिल्कुल। हमारा जो है वो जाते हैं तो फिर उन चीज़ों से लड़ना पड़ता है, तो तभी जाके हम आवाम को जो एक असल तस्वीर है वो हम दिखाते हैं। तो मैदे की तकलीफ की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा हूँ, क्योंकि खाने पीने की रूटीन जो जिस तरह आपने कहा कि हेल्दी डाइट, जिस तरह हमने शुरू में बात की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी के अंदर, मगर वो हमें कैरी नहीं कर सका मैं इस पूरे वीक के अंदर, तो मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो हॉस्पिटलाइज रहा। उम्मीद करते हैं कि आपके सब जो है वो तबीयत बेहतर होगी, आप ज़रा रूटीन में दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ हसल बसल दोबारा स्टार्ट करेंगे। इस पे तफसीलन हम बात करते हैं ग्राउंड की रियलिटी क्या है। इस वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग तफसीलन बात कर रहे थे कि वन पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और सलमान साहब हमें ज़रा मोटिवेशन की बात बता रहे थे, हमें ज़रा मोटिवेट कर रहे थे कि हालात जिस तरह भी हों हमने अपने काम पे पहुंचना है, हमने मेहनत करनी है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शकील सुल्तान मौजूद हैं जो कि हमें वेदर के बारे में आगाह करेंगे। जी शकील। जी, मुल्तान में हालिया बारिशों के बाद मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है। मुल्तान शहर इस वक्त मौसम गर्मा से मौसम सरमा की तरफ बढ़ रहा है और आज भी देखा जा रहा है कि सुबह का आगाज़ हल्की ठंडी हवा के साथ हुआ है और महकमा मौसमियात का कहना है मतला तो साफ़ रहेगा लेकिन हवाओं में खनकी अगले 2 दिन तक बरकरार रहेगी। लेकिन अगले 2 दिनों बाद मुल्तान में मौसम दोबारा से गर्म होगा। अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छू सकता है, जबकि हवा में नमी 82% रिकॉर्ड की गई है और देखा जाए फ़ज़ाई आलूदगी को तो वो बढ़ती दिखाई दे रही है। अक्सर ऐसा होता है मुल्तान शहर में मौसम सरमा जैसे ही आगाज़ लेता है तो फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ जाती है क्योंकि स्मोक पाई जाती है हर तरफ। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में 172 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और रैंकिंग की बात की जाए तो मुल्तान शहर पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। पहले जहां शहरियों को गर्मी से एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती थी, अगर ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में पॉइंट्स बढ़ते रहे, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती रही, तो शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होंगी ताकि इसके जो मुज़र असरात पड़ते हैं सेहत पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमने आखिरी साल देखा 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिले सेहत के स्मोक की वजह से। तो इस दफ़ा भी जिस तरह अभी दोबारा से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो शहरियों को ख्याल करना होगा। और दूसरी जानब आइंदा 24 घंटों में अगले दिनों के हवाले से मौसम की बात करें तो मतलब यूँ ही साफ़ रहेगा। अगले 2 दिन तक हवा यूँ ही ठंडक का एहसास रहेगा, लेकिन इसके बाद महकमा मौसमियात का कहना है कि टेम्परेचर राइज़ कर सकता है। ये टेम्परेचर जो आज ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाएगा, अगले 2 दिनों बाद ये टेम्परेचर इससे बढ़कर 34 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक की पहुंच सकता है। लेकिन अभी मौजूद है गर्मी, अगले 1 हफ़्ते में महसूस की जा सकती है, अगले 2 हफ्तों में महसूस की जा सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो कम है और हल्की खनकी भी महसूस की जा रही है हवा में। लेकिन ये जो मौसम तब्दील हो रहा है इसमें शहरी अपना ख़ास ख्याल रखें ताकि मौसम की तब्दीली के असरात जो सेहत पर पड़ते हैं उसे बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने वेदर के बारे में हमें तफसीलन आगाह किया। सलमान, अब वेदर चेंज हो रहा है, AQI इंडेक्स जो है वो मुल्तान का, वो शकील जैसे बता रहे थे कि काफ़ी ख़राब है, हम आलूदा तरीन सिटीज़ में पहले नंबर पर आ गए हैं। अभी जैसे वेदर चेंज होगा स्मोक की हालत कुछ ख़राब हो जाएगी, तो कुछ इस तरह की कैंपेन्स, एंटी स्मोक कैंपेन स्टार्ट कर दी गई हैं इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? ये कुछ तो स्टार्ट किए हैं जिसमें अभी रेस्क्यू ने अब कुछ जो है ना वो एक रैली निकाली है इस हवाले से, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो भी अब मुतहर्रिक होना शुरू हो गया। हाँ जी, तो उसकी भी अब जो वो जितने ये भट्टा जात हैं जिसमें ईंटें वगैरह बनती हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग जो हैं स्मोक का बाइस बनते हैं और जो फ़िज़ा है वो आलूदा होती है, तो इनके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमने पिछले साल ये भी देखा था कि लोगों ने अपनी फसलों को जलाया था, जिसकी वजह से जो स्मोक है वो और ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी जो वो बढ़ जाती है। तो किसानों को भी ये चाहिए कि आप लोग जो है ये जो अगर जलाते हैं तो काइंडली इसे रोकें। वो क्यों? वो इसलिए कि देखें जब ठंड होती है ना तो एयर डेंस हो जाती है और धुआं जो है जिसे स्मोक कहते हैं हम, ये भी डेंस होकर नीचे बैठना शुरू हो जाता है। या लोग ये समझते हैं कि शायद हवा में ऊपर ट्रैवल करता है, नहीं, ये डेंस होकर ठंडक की वजह से ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, फिर हमारे सांस के साथ अंदर जाता है। अच्छा, अगर हम जैसे आप तलकीन कर रहे हैं, फार्मर्स को तलकीन की जा रही है, पकड़ धकड़ स्टार्ट हो गई है, किसी के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं गाड़ियों के, लेकिन ये जो इंतज़ामिया की गाड़ियाँ घूम रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वीडा की गाड़ियाँ हैं, मेट्रो की कुछ बसेस हैं, उनके अंदर से धुआं हमें बेतहाशा नज़र आता है, तो फिर उनके ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? आप प्राइवेट लोगों को तो कह रहे हैं कि आपने फिटनेस सर्टिफिकेट मेंटेन करने हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात पर भी कड़ी आपकी नज़र है, तो अपने ऊपर आपने अपने दामन में क्यों नहीं झांक रहे? आप हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। हुकूमत अपने दामन पर तब झांकती है जब निशानदेही होती है, ठीक है, और बारहा दफ़ा वीडा के और ये मेट्रो के जो है हमने खबरें भी चलाई, मैंने प्रोग्राम्स भी किए उस पर। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि वीडा को अब बंद करने जा रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है, अब कहाँ तक सच्चाई है ये मुझे नहीं पता।
क्योंकि अभी इस बारे में मैंने कोई इतनी रिसर्च नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ग्रीन बस सर्विस है वो मुल्तान लेकर आ रहे हैं। अच्छा। अब अभी रिसेंटली इन्होंने डेरा गाजी खान में, जनूबी पंजाब में पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है वो डेरा गाजी खान में लॉन्च किया है, और जिसके सरबराही जो है वो खुद मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वज़ीर आला हैं उन्होंने इफ्तिताह भी किया, उसकी सरबराही भी की और वहाँ पर लॉन्च भी किया। अब मुल्तान में भी जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर ग्रीन बस सर्विसेज के लिए एक प्रॉपर स्टैंड जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, ग्रीन बस सर्विसेज जब आएंगी एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आएगी कि अब लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। सलमान, जैसे आप ग्रीन बसेस की बात करें, इस वक्त हमारे रिपोर्टर महार इमरान जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी इस वक्त मौजूद हैं, वो ग्रीन बसेस के हवाले से कुछ मौक़िफ़ दे रहे हैं। जी महार इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत पंजाब की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों का जो इफ्तिताई तकरीब है वो हो चुकी हुई है, और इसी तरह अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी ये बसें जो हैं पहुंचना थी, लेकिन अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। कब तक इफ्तिताह मुतवक्के है, कितनी बसें जो हैं वो मुल्तान में आ रही हैं, उनके रूट्स के हवाले से हुकूमत पंजाब ने बाकायदा तौर पर रूट्स बनाने का भी जो अहकामात दे रखे हैं, उस पर कितना अमल दरामद हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, समीशक साहब बहुत शुक्रिया। मुल्तान में बसें कब आ रही हैं इलेक्ट्रिक? जी बिल्कुल, हमारे पास मुल्तान के लिए जो अलॉटमेंट थी बसेस की वो 69 बसेस की है, जिसमें से पहले फेज़ में हमारे पास 45 बसेस आ रही हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह नवंबर के एंड तक हमारे पास ये सारी बसेस आ जाएंगे, और जैसे ही बसेस हमारे पास आएंगी हम इनको ऑपरेशनल करके इनकी इनॉग्रेशन भी करेंगे। हुकूमत पंजाब ने इनके रूट्स के हवाले से ख़ास तौर पे कहा है कि रूट्स बनाए जाएंगे, क्या ये पहले बनना शुरू हो गए हैं? कितने रूट्स होंगे, किन किन एरियाज़ में ये चलेंगी, उस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी, जो एग्जिस्टिंग वीडा बस के रूट्स थे सारे वही रूट्स होंगे, और उसके अलावा 2 और रूट्स हैं जो कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं, पर्टिकुलरली जो कि हमारे नर्सर 2 को कनेक्ट कर रहे होंगे शहर के साथ। वहीं पे ये सारी बसेस चल रही होंगी, और जो वीडा बसेस हैं उनको हम ट्रांजिशन करेंगे जो कि हमारे अर्बन पेरी अर्बन एरियाज़ जो हैं, सदर के इलाके हैं, वहाँ पे जाके चल रही होंगी। डेरा अड्डा पे जो एरिया होगा उसी को रेट्रोफिट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। वहीं पे इलेक्ट्रिक बसेस सारी खड़ी होंगी, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग स्टेशन वहीं पे होंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है मुकम्मल तफसील यही है कि नवंबर के आखिर में मुल्तान में भी ये खुशखबरी जो है वो सुनाई जानी है इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से। जैसा कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, मुल्तान में भी इस हवाले से जो उनके शेड्स हैं उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है। 200 शेड्स बनाए जाएंगे और उन रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जिन पर ऑलरेडी वीडा बसेस चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया महार इमरान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। जी सलमान, जैसे आप बात कर रहे थे कि वीडा की से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं अब ग्रीन बसेस की तरफ, कि देखें ये इस तरीके से लेकर जा रहे हैं और ये अच्छी बात है। और अगर आप एक चीज नोट करें कि अब बाइक्स की जगह स्कूटीज आ गई हैं, तो अब बल्कि बाइक्स भी आना शुरू हो गई, ई बाइक्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अब दुनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ रही है, जदीद चीज़ों की तरफ आ रही है अब। और इससे एक चीज़ आपको बता दूं कि जहां आवाम को फ़ायदा होगा वहां पर एक चीज़ और अच्छी ये देखने को मिलेगी कि ये जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, एयर पोल्यूशन के लिए जो कॉज होती हैं चीज़ें, ये कम हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही इससे फ़ायदा जो है वो आपके जंगलात को भी होगा, आपके उन परिंदों को भी होगा जो कि हम अब नहीं देखते। जहाँ पर सलमान कुछ अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं, बेशक कार्बन मोनोक्साइड में इस चीज़ में कमी होगी, स्मोक फ्री हमें इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। वहीं पर कुछ हम इस तरह के इकदाम देख रहे हैं जहाँ पर बातें बड़ी बड़ी की गई थी कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हम जो है वो एक नई फ़ोर्स बना दी गई है। तो वो हम जब आप भी प्रोग्राम करने जाते हैं, मैं भी फील्ड में जाता हूँ, तो हमें इंक्रोचमेंट तो बिल्कुल वैसी ग्राउंड पर नज़र आ रही हैं। तो उसके बारे में ज़रा हमें आगाह करें कि फिर वो फोर्स क्या काम कर रही है। पैरा फोर्स जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी फोर्स है। और पैरा फोर्स का एक चीज़ तो मुझे एक अच्छी ये लगी थी कि इनके पास इख्तियारात हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और चीज़ है, ये तो पैरा फोर्स तो अपने जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, उसके अलावा कॉर्पोरेशन भी मुतहर्रिक है, MDA भी और जिला काउंसिल भी। बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या यार, अवाम जो है कुछ उनके पास भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो ये समझते हैं कि एक शख्स ने यहाँ अगर गाड़ी पार्क कर दी है या कार्ट अपनी पार्क कर दी और वो सामान बेचना शुरू कर दी, उसकी देखा देखी दूसरे भी शुरू हो जाते हैं, जबकि ये चीज़ गलत होती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है कि वो लोग ये पीटते हैं कि भाई फिर हमें हुकूमत कोई जगह प्रोवाइड करे,
हुकूमत ने जगह प्रोवाइड की इन्हें, वो जो आपने देखा होगा मरियम नवाज की तरफ से एक ठेला बाजार जो है वो बनाने की कोशिश की गई, मगर वहाँ पर फिर लोग नहीं रुकते। हमारी आवाम जो है, हमने अगर कोई चीज़ लेनी है, हमने चलते हुए देखना कि यार ये रेडी वाला चलते हुए जा रहा है, अच्छा ये यहीं पर रोक लो गाड़ी। भाई आप जो एक पूरा बाजार बना हुआ, आप बाजार में जाएं, मुख्तस की गई है जगह, वहाँ पर जहाँ पे जाएं, मुख्तस जो की है, वहाँ आपकी जाके। जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ नाज़रीन जिम्मेदारियाँ आवाम की हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ जो है वो इंतज़ामिया की हैं। हम हर वक्त क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। अगर एक जगह मुख्तस कर दी गई है, एक बाज़ार बना दिया गया है, आपने वहाँ से ख़रीदारी करनी है। इस हवाले से तफसीलन भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो जहाँ पर इंतज़ामिया की हैं, हुकूमत की हैं, वहीं पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आम आवाम पे भी आयद हैं कि उन्होंने उसको फॉलो करना है, जो रूल्स और रेगुलेशंस आपके लिए बना दी गई हैं। बिलाल साहब, हम बात करते हैं कि हमने अपनी जो है ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके पास जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो वो शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होते हैं। आप इसकी तस्हीह कर सकते हैं बात की कि क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता, क्योंकि क्या आपके पास एकेडमी में आ जाना ही काफ़ी है या आपने तैयारी करनी है उसकी? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने दुरुस्त की है कि इंसान की जबिल्लत में जो है, उसकी रविश में, उसकी फितरत में है जल्दबाजी। तो वैसे ज़िंदगी भी मुख्तसर होती है और ये जवानी का जो टाइम होता है, इसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई होती है और आपको लगता है, आपको चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी कामयाबी मिले। लेकिन फिर इवेंचुअली आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि जल्दी आपको कुछ भी नहीं मिलता। आपको प्लान करना होता है, एक चीज़ है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे मुकाबले का इम्तिहान है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। तो आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो वो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यूजुअली सर, अगर हम एक जैसे आप बता रहे थे CSS के लिए 3 से 4 साल अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा जो है वो अपीयर हो रहा है, हम 6 मंथ्स में भी देखते हैं आवाज़ें आती हैं कि हमने 6 मंथ में जी कंप्लीट हमने क्वालिफाई कर लिया। बट अगर वैसे देखें तो हम 3 से 4 साल चाहिए। वन पेपर की तैयारी के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक कितना टाइम फ्रेम एक स्टूडेंट को चाहिए होता है? ये CSS की जैसे आप तस्करा कर रहे हैं या वन पेपर की, ये बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट डिपेंड करता है। ओके। अब एक कैंडिडेट है जिसने बहुत अच्छी स्कूलिंग है, जिसने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि वो 3-4 महीने के अंदर ही वन पेपर कर लें। और लेकिन हम बात करेंगे मेजॉरिटी की। अब पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ी हुई है और सरकारी स्कूलों में फिर आगे उनकी तालीम का भी जो मेयार है, तो उसमें फिर उसको 1 साल 1.5 साल लग जाता है अगर गाइडेंस है। और अगर गाइडेंस नहीं है तो लोग 3 साल भी लगा देते हैं, 4 साल इसी प्रोसेस में लगा देते हैं और इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं वो। सर, अब हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो पास पेपर की किताब लेता है, उसको रट्टे लगाना शुरू कर देता है और वो समझता है कि मेरा शायद इन्हीं MCQ से पास हो जाएगा। आप वो पहले शख्स थे पंजाब में जिन्होंने ये बताया कि 10 सब्जेक्ट्स हैं जी वन पेपर के, आपने उसकी तैयारी करनी है। ज़रा तफसीलन हमें तैयारी के बारे में बता दें कि क्या तैयारी है और हमने किस तरह लेके चलना है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बहुत से लोग हैं उन्होंने अपने YouTube चैनल्स भी बना लिए और लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि तैयारी जो है वो 10 सब्जेक्ट्स हैं इसके और अब तो कंपटीशन नो डाउट ज़्यादा हुआ है, लोगों का रुझान इस तरफ आया। तो मुल्तान के अंदर ही आप देख लें कि सी पैक एकेडमी है, राना असलम साहब हैं, हमारी भी एकेडमी है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग डिफरेंट लोगों के पास जा सकते हैं। तो जहाँ तक तैयारी का आप तस्करा कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और उर्दू, ये 10 मज़ामीन हैं, इनकी बेसिक प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है। तो अब नॉर्मली कैंडिडेट क्या करते हैं कि MCQs की तरफ चले जाते हैं। वो MCQs क्या हैं और 4 ऑप्शंस का अपने आप को आदी बना लेते हैं। तो अब उसमें होता ये है कि वो 1 साल उस किताब को पढ़ते रहे, टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फिर इंटरव्यू एक मसला आ जाता है उनके लिए। तो वो एक देर पा उनका तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार ये है कि इन सब्जेक्ट की बेसिक को तैयार किया जाए, अपने जो आपका फेवरेट जोन है, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, उसके ऊपर काम किया जाए, ताकि ना सिर्फ आपका टेस्ट क्वालिफाई हो बल्कि आप इंटरव्यू में भी कामयाब हो जाएं। सर, ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाते और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, आप भी जानते हैं पर्सनली और मैं भी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, आपने भी बेतहाशा टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, वो बच्चे भी एक के बाद एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाते हैं। तो क्या एक दफ़ा तैयारी कर ली और उसके बाद आप हर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पंजाब सर्विस कमीशन जो है वो अपना सिलेबस भी थोड़ा हर पोस्ट के लिए चेंज कर रहा है। नहीं, अब इसमें देखें FPSC ने अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है अपना वन पेपर कर दिया। तो अब वफाक के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, इंस्पेक्टर FIA, इस तरह की सीट्स आप सिर्फ एक पेपर देकर हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें भी
जो है जीके 1 पेपर बेस्ड पेपर था। उसके अलावा असिस्टेंट का भी 19 तारीख को पेपर होना है। इसी तरीके से पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की सीट्स का 19 अक्टूबर को अभी पेपर होने जा रहा है, तो वो भी 1 पेपर है। तो ज़्यादातर जो पेपर होता है जिसके अंदर नॉर्मल कैंडिडेट ज़्यादा जिनकी तादाद होती है, तो वो 1 पेपर ही है। और 1 पेपर की तैयारी करने का तरीकाकार यही है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो नॉर्मली, अब इसमें छोटी सी एक टेक्निकल बात है जो मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि हम लोगों की जो कमियाँ हैं वो चौथी क्लास में है, 5वीं में है, 6ठी में है, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, और ये कमियां होती हैं और इन कमियों को हम दूर नहीं करते। बेसिक्स में हमारी, हाँ, हमारी बेसिक्स में कमियां होती हैं और हम फिर एमसीक्यूज़ की किताबों के जरिए से उन कमियों को दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट भी तैयारी करना चाहता है तो मैं उसे ये रिकमेंड करूंगा कि वो कमी अपनी जो बैकग्राउंड में छोड़ आया है उसको दूर करना पड़ेगा। अदरवाइज वो इस तरीके से उस कमी को दूर करने लग जाएगा तो ये फिर सफ़र उसके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। 1 साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी, फिर किताबें ये एमसीक्यूज़ की ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जैसा कि आपने तस्करा किया कि बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस मौजूद है। लोग कहते हैं ये वेबसाइट्स कर लो, एग्जाम वेडा कर लो, फलाना कर लो, तो वो लाखों एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ कितनी देर कोई इंसान पढ़ सकता है? तो इसका बेहतरीन तरीकाकार यही है कि वो अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, वरना 200-300 रुपये की ये किताबें आ जाती हैं। उनको ख़रीदे और अपने आप को असेस करे कि भाई मैं इसके काबिल हूँ, और जैसे जैसे उसके काबिल बनता जाएगा और जैसे ही वो 10वीं क्लास में पहुंचेगा अपने तौर पर, और ये प्रोसेस वो तय कर लेगा मैक्सिमम 5-6 महीने के अंदर। अच्छा, और वो जो है कामयाब हो जाएगा, और इसके लिए कोई इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है उसको। यूजुअली बच्चे यही करते हैं ना, वो डाटा आप जैसे बताते होते हैं अक्सर आपके अबंडेंस ऑफ डेटा, अबंडेंस ऑफ डाटा है, बिल्कुल। उसकी प्लोरिफिकेशन की वजह क्या है? बीच से कोई सीट अनाउंस होती है, उसकी 4 किताबें मार्केट में आ जाती हैं। तो हाँ, यही जो आप तज़किरा फरमा रहे हैं, यही वजह है कि बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उन लोगों को पता है कि भाई लोग इसके लिए, सब इंस्पेक्टर की सीट है, 30,000 लोग हैं। अब ये पैरा डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, SDEO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 83,000 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो अब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो सीट्स जो है वो लोग पब्लिशर जो है वो किताब उसकी डाल देंगे, SDEO के लिए बेहतरीन किताब जी। तो 83,000 लोगों ने किताब लेनी है। अब जस्ट इमेजिन करें, उसमें से 10,000 लोगों ने भी किताब खरीद ली है, 1,000 रुपये की किताब है, तो आप खुद रेवेन्यू का अंदाजा लगा लें कि कितना रेवेन्यू जनरेट लोग कर लेते हैं। तो लोग बेचारे जो है वो मिसगाइड होते रहते हैं इस सिलसिले में। तो लोगों को चाहिए कि ये प्रेपरेशन ये नहीं है कि आपने एक सीट पर अप्लाई किया, 15 दिन उसकी रह गए हैं तो 15 दिन में तैयारी हो जाएगी, नहीं। ये तैयारी एक पूरी प्लान्ड प्रेपरेशन है। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, जैसे आपने शुरू में कहा कि प्लान बनाएं अपने पूरी की पूरी रूटीन बनाएं, अपने सब्जेक्ट्स को देखें, जिन 10 सब्जेक्ट का मैंने तज़किरा किया, इनकी एक आउटलाइन डिफाइन करें और इस तरीके से तैयारी करें। वरना मेरा यूट्यूब चैनल मौजूद है, बाकी यूट्यूब चैनल जिनका मैंने तज़किरा किया वो मौजूद हैं, उन पर जाएँ, आपको बेसिक रहनुमाई उधर से मिल जाएगी। अगर आप अपने तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी कर लें। मैं अगला सवाल मेरा यही था कि अपने तौर पर तैयारी की जा सकती है घर पर बैठ के, या अकेडमी जाना एक मस्ट है? और अगर कोई बंदा जो है वो ऑप्ट करता है कि मैंने घर पर तैयारी करनी है, और जो बच्चा जो है वो ऑप्ट करता है कि मैंने आई हैव टू गो टू द अकेडमी, तो अब इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या है? और टाइम फ्रेम ज़रा हमें समझा दें कि वो फिर किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होगा किस स्टूडेंट को? इसमें मैं आपके सामने खुद मिसाल बैठा हूँ, मैंने कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन की, ठीक है, मैंने अपने तौर पर तैयारी की है। बस इसमें यह है कि जब अपने तौर पर आपने तैयारी करनी है तो इसका मतलब आपने तरीकाकार खुद ढूंढना है। और अगर आप खुद ढूंढने में लगेंगे तो एक काम है जो 3 महीने का वो 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली हो तो जाएगा। यही 10 सब्जेक्ट हैं, इनकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपने तौर पर करेगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाए किसी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बन जाए। अकेडमी क्या करती है, आपको एक स्ट्रीम लाइन करके लेकर चल रही होती है कि जिस सब्जेक्ट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसको वो तवज्जो दिलवा रही होती है और उतना आपसे काम करवा रही होती है। तो एकेडमी में आप एक स्ट्रीमलाइन करके प्रेपरेशन कर लेते हैं तो उसके अंदर टाइम आपका कम हो जाता है। वरना तैयारी अपने तौर पर भी की जा सकती है और एकेडमी के थ्रू भी की जा सकती है। जैसे आपने कहा डिविएशन की बात की, आपने बच्चे का इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में, जैसे पाकिस्तान अफेयर अगर किसी को पसंद है तो वो बंगाल पार्टीशन पे इतना पढ़ना शुरू कर देगा कि PhD कर देगा बंगाल पार्टीशन। बिल्कुल ऐसे सर, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जैसे जिनको मैथ्स नहीं अच्छी लगती, जिनको जनरल साइंस अच्छी नहीं लगती, जिनको पाकिस्तान अफेयर्स नहीं अच्छा लगता होगा, उनको डेट्स नहीं याद होती होंगी, तो क्या एक सब्जेक्ट छोड़ के तैयारी की जा सकती है? जैसे कोई मैथ्स को स्किप कर दे, मैं बाकी सब्जेक्ट से जी अपना जो है वो पूरा कर लूँगा अपने मार्क्स को। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 पेपर ही करना है। दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं। आगे यही सवाल था। हाँ, दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे मौके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाख लोग हैं ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो सीट्स तो 2000 हैं, यानी कामयाब तो 2000 लोग होंगे ना। तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी आपके पास एवेन्यूज़ हैं जहाँ जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे याद नहीं हो रही चीज़ें, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा जीके में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब PPSC इज़ नॉट मेड फॉर यू। आपके लिए नहीं ये बनी हुई। आप कुछ और करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज लगाना चाहते हैं, जहाँ पर आप मोटिवेटेड हैं जिस चीज़ के लिए, तो वहाँ पर जाएं आप।
अगर आपको PPSC देखते हैं आप, जनरल नॉलेज में आपको इंटरेस्ट है, आपको इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, आपका थोड़ा बहुत मैथ का एप्टीट्यूड है, तो लाजमी आए वन पेपर की तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर क्योंकि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, कंपटीशन, मेरिट आपने देखा है लास्ट टाइम जो है मेरिट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया, यानी अब एक नंबर की गलती भी आपको मेरिट से और आपकी ड्रीम जॉब से पीछे ले जा सकती है। तो आपको बड़ी प्रीसाइज प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, एक नंबर का फ्लॉ भी आप नहीं छोड़ सकते, वरना पहले गुंजाइश होती थी, आपके 3-4 गलत भी हो गए फिर भी आपका नाम आ जाता था। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई। अब सब इंस्पेक्टर का 19 को होना है पेपर, हालांकि सिर्फ कैंडिडेट्स को 15 दिन मिले हैं प्रेपरेशन के लिए, लेकिन आप देखिएगा मेरिट कहाँ पर जाएगा, मेरिट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। ये आप मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर कर रहा है, फिर सोशल मीडिया जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर पजीराई हो रही है, तो लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट को जैसे आपने बताया कि उसको छोड़ देनी चाहिए तैयारी, जब उसको अंदाज़ा हो गया दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस, अब कब आपको जो है वो, अगर एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है बार बार टेस्ट, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा, तो कभी रिटन मार्क्स से वो 1 मार्क्स से रह रहा है, 2 मार्क्स से रह रहा है, तो ये कब छोड़ देनी तैयारी कब छोड़ देनी चाहिए? 30 साल तक लगा रहना है या 25 साल, 26 साल, 27 साल में अब छोड़ दें यार, बस बहुत हो गया, मैंने जितना करना था कर लिया? अच्छा, इसमें मेरा ये मानना है कि अब आपने एक अगर फैसला कर लिया है कि मैंने ये काम करना है, और आपने ये फैसला लिया है किसी बुनियादों पर कि आपका भाई इंटरेस्ट था, आपका शौक है, इन बुनियादों पर आपने फैसला लिया है, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप साथ में फॉर एग्जांपल 1 साल तो पूरा इसको डेडिकेटेड दें, रहनुमाई हासिल करें और बेहतरीन अंदाज में तैयारी करें, और फिर साथ में कोई जॉब कर लें ताकि आपको रोज़गार के मसाइल ना हो, और साथ में इस तैयारी को कैरी करते रहें 30 साल तक, क्योंकि आपको नतीजा लाजमी मिलेगा। आपने इसको नाज़रीन सर बिलाल की बात सुनी कि अगर आपने ठान लिया है कि मैंने कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कुछ प्रूफ करना है अपने लिए कुछ अचीव करना है और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अचीव करना है, तो फिर अब आपने उस पर मेहनत करनी है और अपने अंत तक मेहनत के साथ उस गोल को अचीव करना है। नाज़रीन, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे थे और स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह की गलतियां करते हैं। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं, सलमान की तरफ। सलमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत जो है वो आजकल प्रोलिफरेशन है, बहुत से ऐप्स आ गए हैं, हुकूमत पंजाब या इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है, और क्या ये वाकई हमारे लिए बेहतर भी है या हमारे लिए कोई जहमत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक यूँ समझ लें कि आप लोगों के लिए नेमत भी है, और नेमत उनके लिए जो कि पॉजिटिव इसे इस्तेमाल करें। पॉजिटिव इन अ सेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको एक चीज़ के होने से एक फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी नहीं है, क्योंकि देखें यूट्यूब हो गई या गूगल सर्च हो गया, इंजन्स जो हैं, इन इंजन्स पे आप एक छोटा सा फ्रेज ही लिख सकते हैं या नाम लिख सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो आपको चीज़ देगा। SEO हुई होगी, जो चीज़ ऊपर आ रही होगी वही अब वो आपके सामने आ गई। अब कई ऐसे सवालात होते हैं इंसान के जो कि उसके माइंड में तो चल रहे होते हैं, मगर उसे उसके जवाब नहीं मिल रहे होते कि यार मेरा रेलेवेंट जवाब मुझे नहीं मिल रहा, तो आप उसको बाहैसियत तहरीर आप दे सकते हैं या वॉइस नोट दे सकते हैं उसे। तो आप जब उसे कुछ बताते हैं तो उसके रिवर्स में वो हमें फिर उसके पूरा डिटेल्ड आंसर देता है हमारी उसी बात का जो हम चाह रहे होते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह है, आप अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हैं, जिस तरीके से अभी सर ने बात की है तैयारियों के हवाले से, अब कई क्यूरीज होती हैं बच्चों की जो कि वो घर जाकर अपने टीचर से तो फिर नहीं पूछ सकते ना, फिर वो अगले दिन एकेडमी में आके पूछेंगे। अब सवाल तो उन्होंने उसी वक्त ही याद करना है या उसे जो समरी है उन्होंने उसी वक्त ही तैयार करनी है उसकी, तो वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ले सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से अगर कारोबारी हजरात की तरफ चले जाते हैं तो हम लेजर्स बनवाते हैं। ठीक है, एक शख्स अकाउंटेंट आपने हायर कर लिया, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहें कि जी आज का मेरा ये हिसाब है, इसे आप लेजर वाइज जो है या तरतीब वाइज जो है इसे डिज़ाइन कर दें, वो उसे तरतीब वाइज डिज़ाइन कर देगा। सलमान, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। 5th जनरेशन की तरफ हम जो है वो अब टेक्नोलॉजी जा चुकी है, तो इंतज़ामिया और हुकूमत अब डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, ग्राउंड पे क्या रियलिटीज़ हैं? मैं उसी तरफ ही आ रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके साथ साथ इसके नेगेटिव।
ठीक है। लोग इसे गलत तरीके से भी अब इस्तेमाल करना शुरू अच्छा। करते हैं। गलत तरीका क्या है? आपने देखा होगा फेक वीडियोस बना देना, पिक्चर्स बना देना, लोगों को डिफेम करने की कोशिश करना, उनकी इज्जतों पर हमला करने की कोशिश करना। तो इस चीज की पेश नजर जो है, अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पीका एक्ट आपने सुना होगा, पीका एक्ट आया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब एक और एक्ट आने वाला है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा। अच्छा। हाँ जी। और इसके क्रैक्स के लिए भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है टीम्स बाहर से बुलवाई गई हैं, जिनके यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे NCCI, जिसे हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, तो वो इसको लीड करेगी। ठीक है। क्योंकि वो तमाम के तमाम इंटरनेट से, ई गैजेट से रिलेटेड जितना भी आपका जो क्राइम हो रहा है या फिर उसके कह लें कि उसकी रोकथाम के लिए कानून जो साजी की जाती है, उसके लिए एक पूरा इदारा बनाया हुआ है, तो ये उसको देंगे और उसके तहत जो है वो कार्रवाइयाँ फिर ये शुरू होंगी। क्योंकि लोग जो हैं, हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम, हम वो जिसका सर ने बात की शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आपने भी बात की शॉर्टकट्स की, तो यार शॉर्टकट्स के चक्करों में ना हम लोगों को यही समझते हैं कि अगर हम किसी को ब्लैकमेल कर लें, किसी को डिफेम कर दें, तो हमें शायद उसके अगेंस्ट कुछ पैसे मिल जाएंगे। भाई कमाने का एक जरिया है, आप अगर उससे कमाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक राइट डायरेक्शन में ले आए AI को। राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन की मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक, ताकि हमारे नाजरीन को भी आप ज़रा समझा सकें आसानी से। हम वासा की बात कर लेते हैं। मुल्तान की अगर हम बात करें तो तकरीबन 65 to 70% जो हमारी सीवरेज लाइन्स हैं वो ख़राब हैं। इसको AI की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है और इसकी बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। इसको दोबारा से रिवैम्प किया जा सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। तो हमें ज़रा एग्जाम्पल से समझाएं कि किस तरह, अगर हम वासा की एग्जाम्पल लें तो AI को एक प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, AI की मदद से वासा जो है ना, उसे रिवैम्प अगर करना पड़ा ना, तो यूँ समझ लो पूरा पाकिस्तान का बजट यहाँ लग जाएगा। मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि आपको फिर पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुल्तान का वो उखाड़ना पड़ेगा और नए सिरे से ड्रेनेज पाइप लाइन्स जो है वो बिछानी पड़ेंगी। लेकिन वो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना, पिन पॉइंट कर सकते हैं किस जगह पर खराब चीजें हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना, वो इनके पास अब जदीद टूल्स आ गए हैं। वो AI से रिलेटेड नहीं है, वो इनके पास जदीद किस्म के कैमरा सिस्टम आ चुके हैं और जियो फेंसिंग के थ्रू या जियोमेट्रिक के थ्रू जो है ये उन पाइपलाइंस को देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, वासा की अब आपने बात की भी है तो वासा की तरफ ही आ जाते हैं कि अब आपने देखा होगा बारिशें हुई हैं, ठीक है। अब बारिश हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने एक अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया जो कि 11-12 किलोमीटर पर मुहित था और तकरीबन उससे कोई 3 से 4 साल लगा दिए कि 9 नंबर से लेकर सैदावाला बाईपास तक जो एक पाइपलाइन बिछाई गई और ये डुअल पाइपलाइन थी। ये सिर्फ इसी वजह से बिछाई गई थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी रेन्स आपका वाटर लॉगिंग ना हो सके, जैसे वाटर पॉन्डिंग जिसे कहते हैं हम, वो ना हो सके, तो उसके लिए आपने वो पाइपलाइंस बिछाई थी, मगर वो तो काम आई नहीं। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, हुकूमत के पैसे लगा दिए, आपके पास इंजीनियर नहीं थे। इंजीनियर क्या सोच के बनाया था कि वो पाइपलाइंस जो होंगी उन पाइपलाइंस को पानी को रोका जाएगा, मगर जब बारिश हुई तो रोड पर पानी और 2-2, 3-3 दिन तक पानी, तो भाई फिर वो पाइपलाइंस का फायदा क्या हुआ? तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज डिजाइन करने जा रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप रोड्स के हवाले से बात कर लें तो आपने इशारे देखे होंगे। अब 9 नंबर की बात कर लेते हैं हम। 9 नंबर पर यह हुआ जी कि जब ये गोल चौक बना हुआ था तब भी यहाँ पर इशारे लगे हुए थे। सलमान, आपके पास जरा तफसीलन हमें अब जरा ब्रीफली हमें जरा समझाएंगे। मैं ब्रीफली कर रहा हूँ कि अब आप ये देखेंगे 9 नंबर पर इशारे लगे हुए थे, वो इशारे कभी काम नहीं कर रहे थे अवाम उन्नास के लिए, वो इस्तेमाल नहीं होते। अब दोबारा पैसा लगाया गया, दोबारा इशारे लगाए जा, क्या वो दोबारा इसी तरीके से काम करेंगे? अब ये देखना, हाँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही मैं बात कर रहा था ना, मेटिकुलसली प्लान किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें काम करेगा कि वो कैमरास जो सेफ सिटी के लगाए हुए हैं उनके साथ अटैच होकर देखेगा कि कितना रश है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली अगर ये उस डिजाइन पर जाते हैं कि ऑटोमेटिकली इशारे जो है वो काम करे, तो फिर आवाम के लिए बेहतरी हो सके। सर, हम लोग बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह किरदार अदा कर सकता है? और दूसरा मुझे बताइएगा कि अगर किसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही किसी स्टूडेंट से, तो वो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता है? बिल्कुल हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स हैं, अगर आप इनका जवाब देना चाहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ये पैराफ्रेजिंग
और रीस्ट्रक्चर इससे ग्रामर की चीज़ों को किया जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के मुकाबले के इम्तिहान में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हाँ, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि वो तो आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देगी। आपको सवाल नहीं आ रहा, आप दस्ती उससे पूछ लो और आपको जवाब मिल गया, तो आप खुद क्यों करोगे? आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, आप सवालों को बस उनसे सर्च करते रहोगे और देखते रहोगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आफरी का। बिलाल साहब, आज आपने तफसीलन हमें आगाह किया कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं क्या, डिफरेंस क्या है कंपेटिटिव एग्ज़ाम में, कोविनेंट सर्विस क्या है, नॉन कोविनेंट सर्विसेज क्या हैं। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के जो पहला सेगमेंट है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ब्रेक के बाद हमारे मज़ीद गेस्ट होंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीलन बात की कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स पे और सलमान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें तफसीलन आगाह किया कि मुल्तान में क्या क्या जो है वो आवाम की फ़लाह के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वफाकी मोहतसब डिपार्टमेंट में। इनके साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं जाहिद साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम तफसीलन उनके जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हसन साहब, पहले आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। आपका पाँव पे भी जो है वो प्लास्टर है। जी जी तो नहीं सर, आई एम ग्रेटफुल कि आपने इनवाइट किया यहाँ पे, और वी आर ऑलवेज़, हमारी कोशिश होती है कि लोगों को जो है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में और चीज़ों के बारे में जो है हम अवेयरनेस दे सकें जितनी हो। तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, तो वी आर ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें बताया। हमें हमारी जो है वो मोटिवेशन जो है वो बनते हैं आप जैसे जो अफसरान हमारे पास आते हैं, तो हमें भी काम करने का फिर दिल करता है। जहाँ पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं इंतज़ामिया पे, वहाँ पर कुछ आपके जैसे अफसरान मौजूद हैं जो हमारी आवाम के लिए जो है वो ऑन द फील्ड होते हैं हर वक्त, चाहे जैसी मर्ज़ी जो है वो तबीयत हो। हसन साहब, पहले मुझे ज़रा समझाएं कि ये इदारा क्या है, मोहतसब का इदारा है, ओम्बड्समैन का जो इदारा है वो कैसे काम करता है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 1। ओके। तो बेसिकली ये हमारा, क्योंकि वफाकी मोहतसब है, फेडरल ओम्बड्समैन जिसको कहा जाता है, तो जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज, 200+ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे अंडर आते हैं, तो उनमें किसी भी किस्म की कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई इश्यूज़ है, तो वो हमारे पास उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम उसको डील करते हैं, उनका इशू रिज़ॉल्व करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और इस तरह का एक है कि आप, यानी कि कॉमन मैन जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती, वो हमारे पास आता है। प्रोसेस क्या है आपके पास कंप्लेंट करने का? अगर हमने आपके कोई ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, या हमने अभी भी वही A4 पेजेस पे आपको दरख्वास्त देनी है, वो फिर एक क्लर्क हजरात से गुजरेगी और फिर अफसरान तक पहुंचेगी? यानी अब तो बहुत इतना सिंपल प्रोसेस है कि आप, हमारी मोबाइल ऐप भी है, आप सिंपली वो ऐप के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा सिंपल पे एक पेपर के ऊपर आप लिख के नीचे साइन करके आप वो जो है हमें बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। एंड अबव ऑल हमारा हेल्पलाइन है 1055, उस पर आप कॉल करके भी किसी भी टाइम कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे आपने अभी हमें तफसीलन बताया कि आपके क्या क्या प्रोसेस हैं। नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम में कोई कंप्लेंट करना चाहें किसी बदनवानी के हवाले से, या आपका कोई काम जो है वो नहीं हो रहा, तो हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हसन साहब आपको लाइव सुनेंगे और आपके जवाबात लाइव देंगे। अच्छा हसन साहब, आपने हमें तफसीलन बता दिया कि आपसे कंप्लेंट किस तरह की जाती है, प्रोसेस क्या है, कितने दिन में जो है वो आप उसका रिड्रेसल कर देते हैं, एक जो केस है आपके पास आ जाता है? हमारे पास जिस दिन केस रजिस्टर होता है, हमारे पास 60 डेज़ का टाइम होता है। उसके अंदर हमने बाय ऑल मींस जो है उसका डिसीजन देना है, डिसाइड हो जाता है। उसके बाद वो चला जाता है इम्प्लीमेंटेशन विंग में, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। उसके लिए हमारे पास 45 डेज़ का टाइम है। ओके। एंड वी आर बाउंड कि हम 45 डेज़ में जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करके तो फिर कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो है काम हो गया, आर यू सेटिस्फाइड। वो जब सेटिस्फाइड, अपनी सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, उसके बाद हम वो कंप्लेंट जो है वो रिमूव करते हैं। आप लोग इन्फोर्स किस तरह कराते हैं? अगर फ़र्ज़ करें एक डिपार्टमेंट है, उसने आपका जो है वो फ़ैसला नहीं माना, तो उस फैसले को आप लोग इन्फोर्स किस तरह कराएंगे? कोई कोर्ट के तरह आपके पास कोई फोर्सेस हैं जिससे आप इन्फोर्स कराते हैं? हमारा बेसिकली ये है, क्योंकि हमारा जो है लाइजॉन होता है एजेंसीज़ के साथ। ओके। उनको हम वो नोटिस वगैरह भेजते हैं, हियरिंग पे वो आके फिर वो स्टेटस लेके आते हैं, या वो बताते हैं कि इम्प्लीमेंट हो गया, या फिर वो हमें कोई सॉलिड रीज़न देते हैं कि इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट उनको करना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो है इम्प्लीमेंट ना हो।
कभी कभार इस तरह के कोई प्रोसीजरल इशू या कोई इस तरह के कोई फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू या कोई इस तरह का आ जाता है, उसमें हम बताते हैं, उसमें हम उनको थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट ना हो, इसलिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है कि एक केस है, सिविल कोर्ट्स भी हमारे यहाँ मुल्क में मौजूद हैं, जी जी तो ये एक डिपार्टमेंट पैरेलल टू द जुडिशरी सिस्टम नहीं हो गया? जी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका ये एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट है वफाकी मोहतसिब का। एक तो ये है ना कि अगर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो हमारे पास नहीं आ सकता, मतलब एक शख्स जो है वो सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, वो आपके पास भी आ सकता है। वन कैन अवेल वन प्लेटफॉर्म एट अ टाइम। ओके। और अगर वो सिविल कोर्ट में उसका केस चल रहा है तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, और अगर हमारे पास है तो वहाँ पे नहीं चल सकता। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। फिर मजे की बात यह है कि हमारी कोई फ़ी वगैरह नहीं है, यानी कि सिविल कोर्ट में आप जाते हैं, आपको केस फाइल करते हैं, आपको कोई फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है, और कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आपको हायर करना पड़ता है? रिप्रेजेंटेटिव भी हायर करना पड़ता है। इवन हमारे पास तो लॉयर्स अलाउड ही नहीं है, हमारे पास कोई आपको लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है जी। अलाउड नहीं है, या आप हायर आपकी सवाबदीद है कि आप करें या ना? अलाउ कर देते हैं, लेकिन वैसे वी ऑलवेज प्रेफर कि कंप्लेनेंट खुद जो है आके अपना केस प्लीड करे। ओके। क्योंकि सुना जाता है हमें कोई उसके ना प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है उसके लिए, ना कोई वो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड है वकील की। मुझे ज़रा नाजरीन को भी ये ज़रा एक ताज्जुब हुआ होगा कि अगर एक वकील जो है वो जो कि लॉ को समझता है, जो कि आपका बेहतर तरीके से प्लीड कर सकता है एक केस को, जब डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ एक मुलाजिम ने जो है वो शिकायत की होगी, या एक्स एम्प्लॉय ने शिकायत की होगी, या एक आम सारिफ ने शिकायत की होगी, तो उनकी तो पूरी टीम आएगी, उनके पास प्रोसिक्यूटर भी होंगे और वो लोग भी सर उनका भी जो है ऑफिसर आता है एक, अच्छा, एंड ही शुड नॉट बी लेस देन ग्रेड 18। ओके। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक ना इस तरह की पोजीशन पे बैठा हो ना जो उसी वक्त जो है डिसीजन ले सके उससे रेलेवेंट जो भी कंप्लेंट है। तो दूसरी तरफ एक जो है लेमैन आता है। बेसिकली हम इसको डिस्करेज लॉयर्स को इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं, क्योंकि कॉमन मैन बेसिकली है जो मतवस्त तबका है हमारे माशरे का, वो आता है हमारे पास। तो हम नहीं चाहते कि वो एक ना उनके लिए वो ब्लैक मेलिंग टाइप और उस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए कि वो लॉयर्स जो है उनसे वो हैफ्टी वो जो है अमाउंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए, या उनको डरा धमकाया जा रहा है कि जी आपका काम वैसे नहीं होगा, आप लॉयर हायर करें उसके लिए, तो उसके थ्रू आपका काम होगा। तो हम चाहते हैं कि कंप्लेनेंट खुद आए, हमें अपना इशू बताए, हमें वो टेक्निकलिटीज या लीगल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है सारा कुछ। वो बस आके अपना इशू बताए कि हमारा इशू ये है। बेसिकली यू आर साइडिंग विद द कंप्लेनेंट, आप उसको जितना जो है वो ऑब्वियसली तकरीबन जो है जितने भी हमारी यानी कि वापडा की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, उनको जो है वो उसकी की चार्जेस डले होते हैं, वो डिटेक्शन वगैरह डली होती है, तो वो बल्कि बता भी रहे होते हैं, हमें तो वो एप्लीकेशन देख के ही समझ आ जाती है कि इनका क्या इशू है ना। तो किस तरह के केसेस जो हैं वो आप किए जा सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ कुछ पिछले प्रोग्राम्स में प्रोविंशियल जो हैं वो एडवाइज़र मौजूद थे मोहतसिब के इदारे के, वो बता रहे थे कि फ़ेडरल के जो इदारे हैं वो फ़ेडरल मोहतसिब देखता है और प्रोविंशियल के जो इदारे हैं वो प्रोविंशियल मोहतसिब देखता है। तो हमें ज़रा समझाएं कि किस नौइयत की जो है वो आपसे दरख्वास्त की जा सकती है, या आपके जो है किसी के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत है वो लेके आया जा सकती है? इसमें किसी भी किस्म की, यानी कि देखें हमारे पास जैसे आपको बताया 200+ डिपार्टमेंट्स हैं। ओके। उनमें आप वापडा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन है, नादरा है, पाकिस्तान बैतुल माल है, इवन FIA है, NAB है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी है, PIA है, जितने भी फेडरल है, इनके खिलाफ कोई भी इशू हो, किसी को कोई बिलिंग में इशू आ रहा है। अच्छा, मैं यही समझना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी को कोई बिलिंग में इशू है तो वो वापडा का भी तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल का एक पूरा मैकेनिज्म है ना, तो वहाँ पर भी जा सकता है। वहाँ पे जाते हैं, अगर वो ना आपकी यानी कि नहीं सुन रहे हो, हमारे पास वो फिर एप्लीकेशन देते हैं कि हम गए थे, वहाँ पे भी गए थे, हमारा ये काम नहीं हो रहा, नोबडी इज लिसनिंग टू अस, तो हम फिर उसको जो है देख लेते हैं, उसको टेकअप कर लेते हैं। सर, हर इदारे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं, आपके इदारे में भी मौजूद होंगी। अगर आपके इदारे से भी एक शख्स को जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा या उसका काम जल्दी से नहीं हो रहा, तो आपके इदारे का अपना मैकेनिज़्म क्या है कि आपने कैसे जो है वो सिफ्ट आउट करने हैं उन लोगों से, उन लोगों को निकालना है जो काली भेड़ें हैं, जो आपके काम में मुदाखलत पेश कर रही हैं या लिंगर ऑन कर रही हैं केसेस को बहुत ज़्यादा? बिल्कुल। इसमें आपको बताता चलूँ कि मैंने जब से डिपार्टमेंट ज्वाइन की है, मैंने तकरीबन ऐसा कोई यहाँ पे नहीं देखा इशू जी। I know I am giving a bold statement. Yeah, you are giving a bold yes, statement. I am giving a bold statement. लेकिन मैंने जो देखा है यहाँ पे, जो ऑब्जर्व किया, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बता रहा हूँ, और आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। इसमें मज़े की बात ये है कि हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस और बहुत सी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब एक हमारे पास यहाँ पे एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो एक डिसीजन करते हैं, वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके बाद वो चला जाता है इस्लामाबाद। ठीक है, वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे एक अप्रेजल विंग बैठा है, वो उसको दोबारा से थॉरोली सारे डिसीजंस आपके चेक होते हैं वहाँ पे,
कि उसके अंदर कोई लूप होल तो नहीं है, कोई इस तरह का इशू तो नहीं है उसके अंदर। वो थॉरली वहाँ पे चेक होता है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो तो वो बताते हैं कि ये आपने रीज़न पूछते हैं कि आपने ये डिसीजन दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। वो उनको जो है अगर किसी चीज़ का ना पता हो उनको जो है अवेयर करते हैं, या फिर अगर कोई यहाँ से मिस्टेक हुई हो तो वो अमेंड की जाती है। उसके बाद फिर जो वफाकी मोहतसिब साहब हैं उनके पास जाता है डिसीजन, फिर उनके साइन होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारे वफाकी मोहतसिब है मिस्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब जो है, हमारे पास उनकी डेलीगेटेड पावर्स हैं, तो हर डिसीजन पे साइन उनका होता है, वो फिर साइन करके भेजते हैं, उसके बाद वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। साहब आप हमें तफसीलन आगाह करें कि इदारा जो है वो किस तरह रिड्रेसल के लिए काम कर रहा है आवाम के लिए। नाज़रीन इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मोहतसिब के इदारे को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह वो काम करता है, आखिर ये है क्या, और रिड्रेसल किस तरह की जाती है आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं। नाज़रीन हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, जाहिद साहब जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी अरसे से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इनसे जो हमने समझने की कोशिश करनी है कि ओवर थिंकिंग क्या है, किस तरह की बीमारी है, क्या ये बीमारी है भी सही है, नहीं बीमारी है, और इससे हमने फ़ाइट किस तरह करनी है। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का आज के प्रोग्राम में। जाहिद साहब हमें ज़रा समझाएं कि ओवर थिंकिंग क्या है, ज़रा डिफ़ाइन करें ओवर थिंकिंग को। ओवर थिंकिंग ये है कि थिंकिंग तो हर इंसान करता है जी। जैसे हमारे जिस्म का हर उज़्व कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं हिल रहा हूँ, तो सारे अज़ा मेरे काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारा दिमाग भी हर वक्त सोचने के लिए है और ये हर वक्त सोचता ही रहता है। ओवर थिंकिंग ये होती है कि जैसे अभी मेरा ये हाथ है, अभी मैं अपनी मर्ज़ी से इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को होता है ये ऐसे खुद ब खुद उनका हाथ हिलने लग जाता होता है। वो जो खुद ब खुद उनका हाथ हिलने लग जाता है ये उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि जब वो थिंकिंग जो है उनके कंट्रोल में ना रहे तो इसको हम कहते हैं कि अब वो ओवर थिंकिंग करने लग गया है। और ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हमें कहीं से पड़ा हुआ कोई एक टेबल टॉप मिल गया है, अब हमने उसकी लेग्स लगानी है, तो हमारे दिमाग में अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है हम उस सारे मटेरियल को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते हैं और उनकी लेग्स लगाना शुरू करते हैं। हम जो उनकी सही लेग्स होती हैं उनको लगाने की कोशिश में हम वो तमाम लेग्स जो उनमें नहीं फिट होती वो भी ज़बरदस्ती हम फिट करने की कोशिश करते हैं। हसन साहब से ज़रा मैं एक सवाल ले लूँ कि हमारे जो लोग हैं वो अक्सर औक़ात ये सवाल करते हैं कि हमारी कंप्लेंट का जो है वो रिड्रेसल नहीं किया जाता, हमारी जो है वो बात नहीं सुनी जाती, हम कंप्लेंट करते रहें। तो आपने जैसे बताया कि 45 डेज़ में जो है वो एक केस जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन सर आपके जो है वो महकमे में अभी भी बैकलॉग है। जब आप क्लियर कर रहे हैं केसेस को तो फिर वो बैकलॉग किन केसेस का है? मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ केसेस में इस तरह का होता है कि बजट के इश्यूज आ जाते हैं या कोई प्रोसीजरल डिले इस तरह का आ जाता है, या बाज़ औक़ात कंप्लेनेंट के एंड पे पेंडिंग होता है, यानी कि डिपार्टमेंट हमें कहता है कि हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनका चाहिए, उनकी तरफ से मिसिंग होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आ जाता है। मैं मुल्तान की अगर बात करूँ तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मेरे पास है भी, अभी इम्प्लीमेंटेशन को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि हमारे मोहतसिब साहब का भी ये उनका फोकस जो है वो मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, क्योंकि अगर केस इम्प्लीमेंट नहीं होता, काम आपका नहीं होता, तो फिर तो वो पूरा वो जस्टिस सिस्टम का और उसका वो मकसद ही फौत हो जाता है ना, फिर तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो हमारी, अब मैं मुल्तान की अगर बात करूँ तो आज की डेट में हम 97% पे, यानी कि 97% केसेज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो अगर 3% जो है वो रहता है तो आई थिंक ये कोई बहुत ज़्यादा वो बड़ा फिगर नहीं है, और ये भी इंशाल्लाह हम 100 समथिंग केसेस हमारे जो है वो रहते हैं, विद इन अ वीक और 2 हमारा 100% हम अचीव कर लेंगे। जाहिद साहब आवाम को बड़ी परेशानी होती है, आवाम जो है वो ओवर थिंकिंग जो है वो इसमें भी इंडल्ज हो जाती है जब उसका कोई एक छोटा सा मसला जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सकता। जैसे हमारे साथ मोहतसिब इदारे के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो मैं ज़रा तफसीलन समझा रहे हैं कि किस तरह रिड्रेसल किया जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने इनको कोट करने का मकसद ये था कि अगर इस तरह के मसाइल हो जाते हैं तो एक जनरलाइज्ड वे में थिंकिंग असल में क्या है, एक परेशानी हमने लेनी है, चले हमारा मसला हल नहीं हो रहा, वो ओवर थिंकिंग में कब डेवलप हो जाती है, इस एग्जांपल से ज़रा हमें समझाइएगा, हमारे नाजरीन को भी ज़रा आसानी से समझ आएगा। ये ऐसे ही है कि जब हमें कोई ख्याल आता है और हम उस ख्याल को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। इसकी एक मिसाल यूँ ले लें कि जैसे अभी कोई एक वाक़या, कोई एक बात, कोई ख्याल हुआ, अब हमारे दिमाग को सिर्फ एक ख्याल की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो अपना काम खुद ब खुद करता रहता है। उसके ऊपर वो एक स्टोरी और कहानी बनाना शुरू कर देता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने घर में एंटर हुआ और मैंने देखा कि मेरी बीवी ने जो है वो सर पे पट्टी बांधी हुई है,
अब मैंने हक़ाइक़ को जानने की कोशिश नहीं की और मैं ख़ुद उस पर सोचने लग गया कि अच्छा ये आज सर पे पट्टी बांधी हुई है, इसका मतलब ये है कि मूड फिर ख़राब है, आज सास फिर घर से होके चली गई है, आज फिर ये अभी कोई मैं बात करूँगा, अभी ये कोई हंगामा हो जाएगा, अभी ये अटैची उठाएगी, अभी ये चली जाएगी, तो एक स्टोरी बनती चली जाती है। ये जो हमारे दिमागों में स्टोरियाँ बनती हैं, इनके साथ दो हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। पहला हकीकत तो ये होती है कि ये सारी स्टोरियाँ कभी भी किसी खुशगवार एंड पे ख़त्म नहीं होती। तो जैसे हम छोटी किताबें पढ़ते होते थे ना, तो एंड में लिखा होता था इसके बाद शहज़ादी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो हमारे दिमागों की इन स्टोरियों में कहीं एंड पे कोई राहत नहीं होती, बल्कि ये हमेशा किसी एक ट्रेजिक एंड पे जाकर ख़त्म होती है और हमें ऐसे लगता है जैसे अब लुटे गए, मारे गए, अब इसके बाद कुछ नहीं। यूजुअली दूसरा पेशेंट्स होते हैं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। यूजुअली जो पेशेंट्स या जो लोग आपके पास आते हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, वो अपने दिमाग में ये तसव्वुर कर रहे होते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, तो इस साइकिल को ब्रेक किस तरह करना है वो भी ज़रा बताइएगा। जी, वो इसी के साथ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ना कि इसका फिर हल क्या है और इसका तोड़ क्या है। अभी आपने जो बात की है इसमें दो तरह से होती है। थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करना ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी ये तो आप जिस भी मैं फ्लोर पे बैठ के बात करूं वहीं से दो चार हाथ खड़े हो जाएंगे, ये हमारे साथ मसला है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक मसला होता है वो साइकेट्रिक इशू है, उसको हम कहते हैं कि ये इनको डिसऑर्डर है, ये इनको हेलुसिनेशंस होती हैं और ये ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको डिलीजन्स होते हैं और उसकी बिना पर चलते होते हैं। तो वो साइकेट्री का मसला है, उसको हम अलग से डायग्नोज करके उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन आम जो जनरल पब्लिक के अंदर ओवर थिंकिंग वो सिर्फ ये है कि लोग जानते ही नहीं हैं कि हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि वो जो हमारे दिमाग में स्टोरी बनती है, तो एक हकीकत उसके साथ ये है कि वो ट्रेजिक एंड पे होती हैं, दूसरी हकीकत ये होती है कि वो बिलीव दैन टू बी ट्रू। हम उनके ऊपर पूरे यकीन कर लेते हैं कि ये जो हमने सोचा है यही सच है और यही होने वाला है, और इसके बाद ये सारा जो है वो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, यानी ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, ओवर थिंकिंग जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासिर करती है। अच्छा सर, मैं अब आपको दो एग्जांपल्स दूंगा एक थॉट प्रोसेस की, आपने बताने कि क्या है ओवर थिंकिंग है और ये क्या जो है वो सही माना में थिंकिंग है। एक शख्स है, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और स्टूडेंट है, उसने अंत तक मेहनत की है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ख्याल है कि यार हो सकता है मैं फ़ेल भी हो सकता हूँ। तैयारी उसने भरपूर की है, लेकिन उसके ख्याल में ये है कि मैं फ़ेल भी हो सकता हूँ। अब वो जब पेपर में बैठता है तो वो सारे एग्ज़ाम करके आता है, लेकिन उसको स्वेटिंग हो रही है कि शायद मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ। वो बाहर निकलता है, वो कहता है मैं तो आज फ़ेल हो गया जी, मैंने बहुत जी गंदा परफॉर्म किया है और मैं फ़ेल हो जाऊँगा। जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो कोई 5 मार्क्स या 95% उसकी आती है, 97% आती है। अब ये जो थिंकिंग है, क्या ये ओवर थिंकिंग है? वो जो ये सोच रहा था कि मैं जी फेल हो जाऊँगा। दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा था, उसने तैयारी अपनी 50% की, उसने जो है वो उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, लेकिन वो पूरा तमाद था। जब वो निकला कि यार मेरे से जितना हो सकता था मैंने इतना किया, बाकी अल्लाह के हाथ में। अब क्योंकि कहीं ना कहीं तो लैक आपकी प्रिपरेशन में रह जाता है। तो वो जो स्टूडेंट जो सोच रहा था कि यार हो सकता है मैं कहीं फेल हो जाऊँ, वो अपनी कोताहियों की वजह से ये सोच रहा था ना। तो इन ज़रूरत एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा, एक तो ये ना कि इस तरह के एग्जाम्स हों या हमारे सामने कोई ऐसा एक टास्क आ जाए जो कि हमारे लिए वो ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए, तो लाजमी तौर पर एक तो इंसान को एंग्जाइटी होती है। बिल्कुल। तो जो आपने उनको बताया कि उसको स्वेटिंग हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है, तो ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हो सकता है वो एंग्जाइटी में मुब्तला हो, लेकिन अगर वो ये सोचने लग जाता है कि ये जो मैंने किया है इसके ऊपर मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा और रिजल्ट ठीक ना आने से फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और वो सोचता ही जाता है और ये सोचे उसके कंट्रोल में नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं कि ये ओवर थिंकिंग है। और वो शख्स जिसने सही तरीके से तैयारी नहीं की लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसकी कोई एंग्जाइटी भी नहीं है और उसके ऊपर उसकी कोई वो ओवर थिंकिंग भी नहीं है। वो नॉर्मल तरीके से सोच रहा है कि जितनी मैं हिम्मत कर सकता था, जितनी मैं मेहनत कर सकता था वो मैंने की है, उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट जो है वो अलग। हम एक्चुअली करते ये हैं कि हम ये फ़र्क ही नहीं कर सकते कि हमारे करने के कौन से काम हैं और अल्लाह के करने के कौन से काम। बिल्कुल। हम अल्लाह के करने के कामों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और अपने करने के कामों को अल्लाह पे छोड़ देते हैं। यानी पढ़ना हमारा काम है तो हम उतना पढ़ नहीं रहे, रिज़ल्ट हमारा काम नहीं है तो हमने अपने दिमाग को इस पे लगा दिया है कि रिज़ल्ट बेहतरीन आए, रिज़ल्ट बेहतरीन आए। जब रिज़ल्ट बेहतरीन नहीं आता फिर यहाँ से उनकी ज़हनी परेशानियाँ वो स्टार्ट हो जाती हैं, वो उनकी तरफ। सर, एक शख्स ने तयन किस तरह करना है एक डॉक्टर का, उसने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, और दोनों का ज़रा हमें फ़र्क समझाइएगा कि साइकाइट्रिस्ट किस तरह एक पेशेंट को डील करते हैं और आप साइकोलॉजिस्ट किस तरह एक पेशेंट को डील करते हैं? साइकोमेट्री क्या है? वेल, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो MBBS डॉक्टर होते हैं, डिग्री FCPS इन साइकाइट्री,
और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मास्टर साइकोलॉजी किया होता है, उन्होंने आगे फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। साइकेट्रिस्ट का काम ये होता है कि वो उसके मर्ज़ को तशख़ीस करके एवेल्यूएट करके उनको प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, वो मेडिसिन के सहारे लेकर चलते हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो उसको इवेल्यूएट करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अगर तो वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर उसको वो काउंसलिंग देते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं, और काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से उनके जो डे टू डे मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बहुत कॉमन हो गया सर आजकल ये कह देना, जी मुझे एंग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं ये फ़लाँ काम जो है वो टास्क नहीं कर सकता। तो ज़रा इन सारे अमराज का भी हमें बताइएगा कि जो बहुत ज़्यादा आप भी देख रहे होंगे अपनी प्रैक्टिस में, तो ये क्या है? एंग्जाइटी आपने बात भी की कि उसको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, ज़रा हमें ये बताएं। एंग्जाइटी ये होती है कि जो आपने सिम्टम्स बताए उन्हीं के हवाले से, यानी आप एक बेचैनी सी, एक बेयकीनी की कैफियत जिसमें आती है, उसमें हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है। डिप्रेशन जो है इसको हम कह लें कि तबीयत में अफसरदगी आ जाती है, मायूसी आ जाती है, इंसान का दिल उचाट हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। ये दोनों ही जो हैं ये बाज़ औक़ात मिक्स भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये अलग अलग भी होते हैं। अब अगर तो ये नॉर्मल लेवल पर हैं और इसकी वजूहात जो हैं वो कोई वाक़या या कोई वो इवेंट है, तो हम साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर उनको ट्रीट करते हैं और उनको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से गुजारते हैं। लेकिन अगर वो किसी डिसऑर्डर में फॉल कर जाता है, जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें अगर वो डिप्रेशन के केस में चला जाता है, तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट का काम है कि वो उनको डील करें। ओके सर, इस पर तफसीलन हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जाहिद साहब से बात कर रहे थे कि ओवर थिंकिंग क्या है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हमने किस तरह फ़र्क करना है। जी जाहिद साहब, अपनी बात को ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा। आप हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन का फ़र्क समझा रहे थे कि वो क्या है और हमने किस तरह जो है वो तशख़ीस करनी है अपने मर्ज़ की खुद, और फिर डॉक्टर के पास जाना है। कुछ सिम्टम्स आप हमें बताते हैं। एंग्जाइटी जो होती है इसमें बेचैनी होती है, बेयकीनी की कैफियत होती है। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हुए हमें समझ नहीं लग रही होती कि इसका नतीजा और रिज़ल्ट क्या निकलेगा। एंग्जाइटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कब जाना चाहिए, जब इंसान को पैनिक अटैक्स भी होने लग जाए, यानी उसको उस एंग्जाइटी में किसी चीज़ का उसे कोई खौफ और ख़तरा महसूस होने लग जाए, किसी सूरत हाल का, किसी सिचुएशन का, किसी से बात करने का, किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने का, यानी किसी भी सूरत हाल में पहले से ही उसको एप्रीहेंशंस जो होती हैं वो उसको एंग्जाइटी का शिकार करती हैं। ओके। जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो फिर उनको डायग्नोज करते हैं कि अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर सीवियर लेवल के ऊपर है तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। डिप्रेशन क्या होता है सर? एंग्जाइटी लीड्स टू डिप्रेशन और इट इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट, मतलब ये बिल्कुल एक अलग बीमारी है? दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किसी एक ही फ़र्द के अंदर ये दोनों कैफियत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हो सकती है। ओके, ठीक है ना। डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल डिप्रेशन से ये डिसऑर्डर तक पहुंच सकते हैं, और मुख्तलिफ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर ये डिप्रेशन होता है। मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान को सुसाइड आइडिएशन तक होने लग जाती है, ज़िंदगी से इतना वो बेजार हो जाता है कि उसे ना किसी से बात करना अच्छी लगती है, ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना किसी एक्टिविटी में उसका कोई दिल लगता है, और नींदें उसकी उड़ जाती हैं। तो ये सारी इस लेवल पर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, उसकी फैमिलियल लाइफ, उसके पर्सनल, ये वो सारे जो हैं वो किसी में उसका दिल नहीं लगता, और वो सारे। सर यूएसए में आप भी मूवीज़ देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी ये कल्चर है, वाई टू पे द श्रिंक्स टू मच। आप मेरे दोस्त से बातें कर लो यार, आपने जो साइकोलॉजिस्ट को बातें सुनानी है मेरे से बातें कर लो, मैं तेरे मसले का हल निकाल दूंगा। तो ज़रा हमें समझाएं कि कितनी ज़रूरी है एक डॉक्टर के, क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना अपने इन अमराज के लिए, और क्या ये अमराज, क्योंकि हम एक GAD की आपने जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात की, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है, हर छोटी छोटी चीज़ पर परेशानी शुरू हो जाती है, तो फिर हमने अब एक डॉक्टर का इंतखाब करना किस लिए लाजमी है? हमारे नाजरीन को ज़रा समझाएँ, और ये बीमारी किस तरह बढ़ रही है? ये बीमारी बढ़ रही है, ज़ाहिर है कि जो तेज़ी के साथ वक्त बदल रहा है, तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। जो आज से 4 साल पहले जो चीज़ें थी आज वो बिल्कुल नहीं हैं। लोग उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे, अपनी ज़ात के साथ उनकी अपनी तवक्कुआत, लोगों की उनके साथ तवक्कुआत, उन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर रहे। जब तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाते तो फिर लाजमी बात है कि किसी न किसी तरीके से उस डिप्रेशन के अंदर वो चले जाते हैं। सही। अब जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आपने ये कहा कि कोई भी दोस्त ये कहता है कि मेरे साथ बात कर लो, ये घर वाले उस बीमारी को बीमारी समझते ही नहीं है।
बीमारी समझते नहीं हैं क्योंकि अवेयरनेस उसके बारे में नहीं है ना। तो वो जो शेयरिंग है बेसिकली तो अपनी जो ख्याल रखना होता है, उस कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग है कि जब आप अपने शेयर करते हैं तो अंदर का जितनी सारी बातचीत है वो आपकी बाहर आ जाती है, तो उससे आपको किसी हद तक रिलैक्स मिलता है। लेकिन आम दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से आप बातचीत करते हैं तो वो उसी लेवल पर होती है जो सतही सी होती है, क्योंकि कोई भी दोस्त या जो आपका फैमिली मेम्बर है वो कोई जवाब को अपने कंप्लीट कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक लाइन पे कॉलर मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा ना उन्होंने ना जहन पे एक उनका जहन काम नहीं कर रहा। उन्होंने ना एक के अंदर ना कोई बात की, डॉक्टर ने की है कि आपका दिल का है बड़ा थोड़ा सा मसला, और वो ना जहन में से निकाल नहीं रहे। अब उनको हमने कार्डियोलॉजी में दाखिल करवाया हुआ है, लेकिन उनके जहन में ना वो लफ्ज बैठ गए, वो अब नहीं कह रहे, सुन ही नहीं रहे। जी सर, वो सवाल ये जो इनकी बात है कि वो दिल के को मसला हुआ है जिसकी वजह से कार्डियोलॉजी में गया है और उसके ऊपर उनको किसी मायूसी का शिकार हो गया। तो पहली बात ये कि फौरी तौर पर किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। और इस क्योंकि साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलने इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काउंसलिंग या जो साइकोथेरेपी है वो हमेशा उस दिमाग के ऊपर काम करती है जो कि बात को रिस्पॉन्स से वो जो कि बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो इस कैफियत में है तो मेडिसिन ये काम करेंगी कि उनको इस काबिल कर देंगी कि वो किसी की बात सुने। ठीक है। जब वो बात सुनने लग जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है किसी साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेके उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। उनको बताया जा सकता है कि आपके साथ ये जो मसला हुआ है, ये मसला हर किसी के साथ होता है और इसको एक्सेप्ट कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को इन मायूसियों में या इन चीज़ों में लेके जाती है वो एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को। तो एक्सेप्टेंस पहला मरला होता है जब इंसान ये मानने लग जाता है कि मेरे साथ ये वाक़या, ये मामलात, ये हालात हो चुके हुए हैं और अब इनके ऊपर कुछ करने से ही मैं इनसे बेहतर हो सकता हूँ, सिर्फ मेरे सोचने से या इस तरह से परेशान होने से मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो चीज़ें काम करती हैं। तो जी सर, अब हम जो एंग्जाइटी और उसकी बात कर रहे थे, जैसे आपने बात की अब ये डॉक्टर के पास जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे या इनको ज़बरदस्ती लेके जाएगा। हमारे यहाँ एक टैबू भी समझा जाता है ना कि हम पागल हैं जी, हम क्यों एक जहनी अमराज के डॉक्टर के पास जाएंगे या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे। वो अब हम बात कर रहे थे, उसके बाद ज़रा कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ मूव करूँगा। जी वो मैं यही कह रहा था कि वो इस तरह शेयरिंग सिर्फ आप सतही तौर पर कर सकते हैं, लेकिन असल मसला तो ज़ाहिर है किसी आप एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाकर ही बातचीत करेंगे। तो लोगों को ये जो टैबू है कि अगर हम उनके पास गए तो वो कहेंगे कि हमें कोई पागल। हर इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इवन कि मैं एक काउंसलर हूँ तो मुझे ख़ुद ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मसाइल आ जाते होते हैं जहाँ पर मैं सब कुछ जानने के बावजूद मुझे किसी दूसरे काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसके साथ शेयरिंग कर सकूं। जब मैं उसके साथ शेयरिंग करूंगा तो शेयरिंग करते करते मुझे अपने कई मसाइल का हल मेरी अपनी ही बातों से मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए शेयरिंग ये बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये है कि हमें ज़हनी तौर पर कोई पागलपना या कुछ इस तरह की है। ये सोच के हम जाते हैं हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, उन मसाइल का हमें हल नहीं आ रहा, हम उनके हल और सोल्यूशन के लिए हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल आते हैं ना, यानी अगर हमें कोई कानूनी मसला आ गया है तो जब तक हम किसी लॉयर से बात नहीं करेंगे तो हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना। अगर हमें कोई शरई मसला आ गया है, हम किसी आलम से बात नहीं करेंगे तो हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अपने तौर पर हम करेंगे तो हम अपनी अकल और फ़हम से उसका जवाब लेते हैं, उनको करेंगे और उसके अंदर गलतियाँ करेंगे जो हमारे मसले को कहीं और ज़्यादा वो बढ़ा देगा। तो ये वाले जब मसाइल आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए और उन्हें जाकर उनके पास शेयरिंग करनी चाहिए। उनसे हमें अपने मसले का हल तलाश करना चाहिए और उनके उस मसले के ऊपर हमें अमल करना चाहिए, जो हमें वो बताते हैं उस तरीके से करना चाहिए। तो उसी से हमारे मसाइल ही हल होते हैं। तो हमें रोज़ाना की बुनियादों पर जो मसाइल आते हैं वही हमारे और एंग्जाइटी को लीड करते हैं और उन्हीं का सलूशन हमें नहीं मिल रहा होता। और जो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जब आप साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं तो आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देते हैं, आप उस साइकिल को ब्रेक करते हैं जो वो पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग के साइकिल में जा रहा है। नाजरीन, हम अपने ब्रेक के बाद जो है वो हसन साहब से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त वो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग जाहिद साहब से तफसीलन बात कर रहे थे। हम अपने दूसरे गेस्ट की तरफ मूव करने से पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है लाइन पर। जी अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन होगा बाकी साहब से कि ये एज ए जी मैं अपनी पर्सनल एक इशू की बात करना चाहूँगा। मुझे अनजाने में मैंने 2004-5 में जो पामिस बैठे होते हैं ये उस वक्त मैंने जी को हाथ देखा तो उन्होंने कहा 59 पे, तो नाउ आई एम 59। तो वो एक अनजाना सा खौफ है कि कहीं थ्रेट्स है कि कोई मुझे यार पता नहीं लाइफ को ऐसा ना हो कोई मर्डर ही ना कर दे, कुछ समझ नहीं आती मुझे। तो ये क्यों होता है? और कभी कभी मुझे मैं तो ज्यादातर खैर अल्लाह से जो अल्लाह ताला ने आपकी की होती है जो चीज होती है, ये अनजाना खौफ क्या आपकी सिक्स सेंस है? वैसे सिक्स सेंस की मेरी बहुत सी बातें ऐसी हुई जो मुझे एक जब होता है तो वो हो जाता है, अल्लाह रहम करे ये ना हो। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये एक सिक्स सेंस की वजह से है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं या ऐसे हमारे इलाके में ऐसे हालात हैं क्योंकि काफी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये क्यों थ्रेट्स आ रहे हैं मुझे में जो है मुझे आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया शकूर साहब, मैं आपका जवाब लेता हूँ। सर मैं भी यही बात कर रहा था कि हाँ कुछ लोग जो हैं वो सिक्स सेंस इतना उनकी स्ट्रांग होती थी, वो कहते हैं शायद मेरे साथ ये बिल्कुल ही हो जाना है। तो ज़रा शकूर साहब का जवाब दीजिएगा। जी अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और किसी भी ऐसे वाक़े से आपको बचा ले। इसमें बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम किसी एक बात को जब अपने दिमाग में हम जगह दे लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे दिमाग में आकर हमारे उस ख्याल को सपोर्ट करती रहती हैं और हम उसके ऊपर यकीन करते रहते हैं कि यह ऐसा हो जाएगा। इस वजह से हमें लगने लग जाता है कि ये ऐसा हो। इसका बड़ा ही आसान सा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को ना क्वेश्चन मार्क दिया करें, कहा करें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ है मेरे दिमाग, इसको साबित भी तो करो कि ऐसा वाक़या हो जाएगा। ऐसा वाक़या क्यों होगा? ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा? क्या मैं बीमार हो गया हूँ? क्या मेरा कोई दुश्मनी है? कोई मुझे कत्ल करेगा? कोई मुझे ऐसा करेगा? तो आपके दिमाग के पास जो उसकी जो सोची होती हैं उनको साबित करने के लिए उसके पास कोई लॉजिक नहीं होती। ठीक है। जब वो लॉजिक नहीं होती तो फिर उस तरह के ख्यालात आना जो है वो रुक जाते हैं। ठीक। तो हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन योर ब्रेन कि ये जो सोची जा रहे हो इसके लिए दलील ले दो। तो दिमाग इन जो इरेशनल बिलीव्स ये आ जाते होते हैं, इनको साबित करने के लिए मेरे पास दिमाग के पास कोई दलील नहीं। सर पूरा दिन तो फिर अगर हम ये सोचते रहेंगे या आपने क्वेश्चन करना है या एक किसी दिन के एक ख़ास टाइम मुख्तस कर लेना है कि हमने उस टाइम पे इस बात को सोचेंगे, बाकी हम अपने बाकी मामूल के काम करेंगे। जिस वक्त इस तरह के ख्यालात ज़्यादा आना शुरू हो जाए ना, जब आपको लगे कि ये बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो बेसिकली ना ये सारा प्रैक्टिस से होता है कि जैसे जैसे हम अपनी सोचों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करते जाएंगे। लेकिन अगर हम वही लेट आवर ब्रेन फ्री इट विल ऑलवेज टिल्ट टुवर्ड इविल। हमें तो कोशिश करके उसे जो है वो मुस्बित सोचों की तरफ लाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो तो हमेशा नेगेटिव सोचें आती रहेंगी। हमने उस साइकिल को, सोच की साइकिल को ब्रेक करना है और हमने जो है वो पॉजिटिव सोच की तरफ जाना है, हमने क्वेश्चन करना है अपने थॉट को। हसन साहब हम आपसे बात कर रहे थे कि अब कंप्लेंट रिजल्ट के लिए आपके पास एक कंप्लेंट आ गई तो आपने उसका रिजल्ट कर दिया, 45 to 60 डेज में रिजॉल्व कर दिया उसका इशू। लेकिन क्या आप अस खुद भी कोई नोटिस ले सकते हैं किसी एक इदारे के ख़िलाफ़, जैसे कोर्ट्स में जो वो मोटा होता है वो उस तरह कर सकते हैं? आप लोगों के पास कोई फोर्स है, इन्वेस्टिगेटिव फोर्स है इस तरह की? जो हमारे ऑनरेबल मोहसिब साहब है उनके पास पावर है सूबे के भी। वो किसी अगर उनको इशू पे लगता है कि उनको जो है इस पे स्टैंड लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं, सूबे मोटो नोटिस पे। ठीक है। कोई फोर्स भी है आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए? लोग भी हैं जैसे पुलिस के इदारे में होती है या जी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। बेसिकली वो यही जुडिशल वर्क ही कर रहे होते हैं। ओके। वो यानी कि हम नोटिस भेज के बुला लेते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी और कंप्लेनेंट को भी बुला लेते हैं, तो दे इन्वेस्टिगेट इनटू द फैक्ट्स कि क्या है, क्यों ये इशू हुआ, किसकी तरफ से गफलत हुई है। उसके बाद दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर फाइंडिंग्स। ओके सर यूजुअली आवाम जो है वो आपके पास एक मसला लेके आ गई है, एक जो शख्स है अगर उसका मसला आपके पास से भी हल नहीं हुआ और उसका मसला जो है वो कंप्लेंट रिजल्ट से भी जो महकमे का कंप्लेंट रिजल्ट का प्रोसेस है उधर से भी हल नहीं हुआ, तो फिर अब आगे उसने फर्दर क्या मूव करना है? क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि कुछ चलें आपकी बात को सही साबित कर हम समझ लेते हैं, सही समझ लेते हैं कि 97% आपके पास केसेस जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन बाकी केसेस का बैकलॉग तो है पढ़ाना, तो फिर फर्दर उसके ऊपर क्या मूव करना चाहिए एक शख्स को? उसमें ये होता है कि वो भी उनमें देर सवेर हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली उनका डिसीजन हो जाता है। अब यानी कि हमारे पास बैतुल माल के केसेस आते हैं या ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के केसेस आते हैं,
अब वो पीछे काफ़ी हमारे पास वो एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया था कि उनके पास फंड्स नहीं थे। अब जब उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है उनके डिपार्टमेंट से, वो आके कहता है कि सर हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी फंड्स ही नहीं रिलीज़ हुए, तो हम इनको कैसे पेमेंट्स करें। तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो है एडवाइज़र हैं, उन्होंने अब उसको टेकअप किया मैटर को। उन्होंने फिर जो है जो फेडरल सेक्रेटरी थे जो डील कर रहे थे, मैं उनको ज़रा बुलाया। एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए सवाल को। जैसे आपने समझाया था हमें हमारी डिस्कशन के बिल्कुल स्टार्ट में, दैट इफ़ अ केस इज़ इन द कोर्ट वी कैन नॉट टेक इट अप। अगर इस तरह का वो आपने कोई उसके हक़ में फ़ैसला नहीं किया, तो फिर क्या वो दोबारा कोर्ट्स में जा सकता है आपके उस केस के ख़िलाफ़ जो आपने फ़ैसला किया है? जी, अगर वो इधर से यानी कि हमसे हो गया, क्लोज हो गया, तो वो मूव कर सकता है कोर्ट में। फिर हमारे पास भी दो ऑप्शन है, वो रिव्यू भी फाइल कर सकता है, ठीक है हमारे पास। उसके अलावा अगर वो अपील करना चाहे तो क्योंकि हमारी जो पावर्स हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो किसी कोर्ट में हमारे डिसीजन के खिलाफ अपील तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारे डिसीजन के खिलाफ अगर अपील करनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर आप एडी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आपने कोई एक फैसला किया कि ये आपके हक में नहीं जा रहा, तो अगर आपके फैसले के खिलाफ किसी ने जाना है तो आपकी अपीलेंट जो अथॉरिटी कौन सी है? जी वही है, प्रेसिडेंसी है। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट के अंदर भी अपीलेंट प्रेसिडेंट जी, हमारे पास रिव्यू फाइल हो सकता है। ओके, वो हमारे ही जो है, बट वो सेम ऑफिसर जो है उसको सुनेंगे, वो है कि 2 उसके अंदर रोटी भी बैठ जाएगी। ओके, तो लेकिन अगर अपील करनी है, अपील कोई भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है अपील में, दोनों के लिए ओपन है। तो वो प्रेसिडेंसी के पास अपील हो सकती है और प्रेसिडेंसी जो उस पर डिसीजन दे सकती है। अब सर जो प्रूफ करना होता है किसी भी केस को, वो कंप्लेनेंट ने करना होता है या जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसने करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सो बर्डन ऑफ प्रूफ डिपेंड करता है, वैसे तो केस टू केस वेरी करता है। अगर उन्होंने किसी के ऊपर, अगर यानी कि वापडा वाले हैं, वो किसी का मीटर काट लेते हैं, उन्होंने कहा है कि ही वाज इन्वॉल्वड इन थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही थी, इस तरह का है, तो डिपार्टमेंट के ऊपर है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। उसका एक कंज्यूमर सर्विस मैनुअल है CSM, जिसको फॉलो करते हैं। हम भी रूल से बाहर नहीं जाते, उसके अंदर हम कहते हैं जो प्रोसीजर है पूरा थेफ्ट के लिए कि आपने वो फॉलो किया। उसके उनको पिक्चर्स चाहिए होती हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं आपको थेफ्ट प्रूव करने के लिए। अगर वो प्रूव नहीं होता तो हम उसके खिलाफ यानी कि डिसीजन लेंगे, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट देंगे कि आप जब प्रूव नहीं कर सकते उसको, या आपके पास वो सारी अपनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी की जो आपको करनी चाहिए थी बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डिस्कनेक्शन, तो उनका बहाल, उसका मीटर जो है दे आर बाउंड के वो बहाल करें उनके जो है। सब बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं। आप अगर कुछ हमारी आवाम के लिए कुछ कहना चाहें, आप किस तरह जो है वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास लास्ट 30 सेकंड है, ब्रीफली बताइएगा, फिर मैं अपने गेस्ट से भी अगर हमें टाइम बचा तो हम लेंगे जवाब। जी, नहीं तो आप बिल्कुल हमें जवाब दे दें। एग्जैक्टली, हम तो कंप्लेंट्स को, हमारा तो मिशन होता है, टारगेट है कि हम मैक्सिमम जो है मैक्सिमाइज करें कंप्लेंट्स को। जैसे आपको बताया, हमारे पास हेल्पलाइन है 1055, दे कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन और सिंपली अपना मसला बता सकते हैं। उसके बाद वो हमारे सिस्टम में रहेगा जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। हमारे ऊपर समझे कि अब तलवार लटक रही है, वी आर बाउंड कि हमने उसको रिजॉल्व करना है। उसके अलावा हमारी ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लें किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आज आप प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने हमें तफसीलन अपने महकमे के बारे में आगाह किया। जाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवी का शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन जो हमारे जहनी अमराज हैं उसके बारे में आगाह किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।